सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आंधी पानी के आसार जताए हैं। चेतावनी जारी की गई है कि इस दरमियान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलेगी और बारिश होगी। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय दबाव का परिणाम बताया जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी अंचलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी रहा। प्रदेश में लागू लॉकडाउन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेजी से संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमित रोगियों में से आधे रोगी करीब 1 दर्जन जिलों में है। बाकी आधे संक्रमित मरीज प्रदेश के बचे हुए 62-63 जिलों में है। प्रदेश में अब कुल संक्रमित रोगियों की संख्या 2,33,981 बची हुई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2,29,186 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच हुई। इसमें से 23,333 संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 296 मरीजों की मौत हो गई। लखनऊ व कानपुर में 26 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में गाजीपुर में 11, झांसी में 15, मेरठ में 10 मरीजों का निधन कोरोना के वजह से हुआ है। वहीं गोरखपुर, गाजिया व बाराबंकी में 9 मरीज की मृत्यु कोरोना से हुई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। प्रदेश में अब 20 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज भी नहीं संचालित होंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में छूट बरकरार रहेगी। औद्योगिक गतिविधियों को छूट, यानी आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आई कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं। मेडिकल और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े ट्रांसपोर्टेशन को भी छूट दी गई है। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल दुकान और व्यवसाय से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। ई कॉमर्स ऑपरेशंस, यानी आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिले जरूरी सामान के ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। प्रदेश में पिछले 14 महीने से सीतापुर जेल में बंद रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत बिगड़ गई है। वे अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ 1 मई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अभी तक उनका जेल में इलाज चल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। आजम खान की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर अमित भट्ट और सीओसीटी पीयूष कुमार सिंह समेत कई अधिकारी सीतापुर जेल पहुंचे थे। प्रदेश में हाल बेहाल है। ये हम नहीं बल्कि पीएम मोदी के करीबी और केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार खुद बोल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखे इस पत्र में उन्होंने कई अव्यवस्थाओं को टारगेट किया है। लिखा है, अफसर फोन नहीं उठाते हैं, अस्पतालों में यूज होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट 1.5 गुना ज्यादा दाम पर व्यापारी बेच रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को रेफरल के नाम पर इधर उधर घुमाया जाता है, उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है। फिरोजाबाद में भाजपा विधायक अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी को अस्पताल में बेड नहीं दिला सके। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसका एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पूरा मामला फिरोजाबाद से जुड़ा हुआ है। जसराना विधायक राम गोपाल वर्मा उर्फ पप्पू लोधी यहां से विधायक हैं। थाईलैंड से राजधानी लखनऊ में काल गर्ल बुलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने आरोप लगाया है कि काल गर्ल को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी सांसद संजय सेठ का बेटा है। वहीं दूसरी ओर रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कमिश्नर पुलिस को इसके लिए पत्र भी लिखा है। अब इस मामले को लेकर लखनऊ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
प्रदेश के गांव में कोरोना का संक्रमण पैर पसार रहा है। इसके साथ अब अंधविश्वास भी जुड़ गया है। प्रदेश के कई गांवों में कई महिलाएं इस बीमारी को दैवीय आपदा मानकर सुबह शाम कोरोना माई को जल चढ़ा रही हैं। गांव से होकर यह सिलसिला शहरों तक पहुंच गया है। इसके पीछे तर्क है कि देवी की पूजा कर इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की पूजा सिर्फ गांव देहात या सिर्फ कम पढ़ी लिखी महिलाएं ही कर रही हैं। इस पूजा की खबर सिर्फ 10 दिन के अंदर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते शहर की भी महिलाएं ऐसा करने लगी हैं। बागपत जिले में शमशान और कब्रिस्तानों से कफन चुराकर उन्हें दोबारा बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। गैंग में एक कपड़ा व्यापारी, उसका बेटा और भतीजा शामिल है। इनके साथ उनकी दुकान पर काम करने वाले 4 कर्मचारी और अंत्योष्टि स्थलों पर मजदूरी करने वाले लोग भी जुड़े हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के सरगना ने शमशानों और कब्रिस्तानों पर मुर्दों के कफन और कपड़े चुराने के लिए 300 रुपए दिहाड़ी पर मजदूर रखे थे। अहम बात यह है कि चुराए गए कफन उन लोगों के भी थे जिनकी मौत कोरोना संक्रमण से हुई थी। वाराणसी के BHU में 384 घंटे में 500 लोगों ने तैयार किया DRDO का 750 बेड का अस्पताल। हर घंटे 2 नए बेड तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां का निरीक्षण किया। अब एक वर्चुअल माध्यम से PM मोदी के हाथों यह लोकार्पित किया जाएगा। यहां सिर्फ गंभीर मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा। इतने कम समय में 750 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल कैसे तैयार हो गया, इस सवाल पर DRDO के अधिकारियों ने कहा कि हम काम का आकलन कर कम से कम समय में उसे पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं। हमारे लोग 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करते रहते हैं। इन सब की मॉनिटरिंग अलग अलग स्तर पर लगातार करने के साथ ही हम टीम वर्क पर भरोसा करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इस अस्पताल में 1 घंटे में 2 बेड तैयार हुए। 18 से 44 साल समेत सभी वर्ग के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान करने वाले यूपी में वैक्सीन की किल्लत साफ नजर आने लगी है। अभी तक काउंटर पर खाली हाथ लौटने वाले ही सामने आ रहे थे, बल्कि अब वैक्सीन सेंटर बंद होने की बात भी सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिन के अंदर 50% से ज्यादा सेंटर बंद हो गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोविड की जानकारियां सभी प्रदेश की वास्तविक स्थिति के लिए जारी की गई वेबसाइट के आंकड़ों में यह बात साबित होती है। मेरठ मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीते 24 अप्रैल को यहां भर्ती हुए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी MES से रिटायर्ड अधिकारी संतोष कुमार की मौत 24 तारीख को हो गई थी, लेकिन कॉलेज के डॉक्टर परिवार को किसी दूसरे मरीज की रिपोर्ट बताते रहे। परिवार भी आश्वस्त था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब 12 दिन बीत गए तो परिवार को कुछ अनहोनी की आशंका हुई। 3 मई को बेटी ने डॉक्टरों से पिता की जानकारी मांगी तो कोई सटीक जवाब नहीं आया। आखिरकार बेटी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए CM योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी। इसके बाद हरकत में आए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने रिटायर्ड अधिकारी की खोजबीन की तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। यह शव कहां है, इसका भी जवाब मेडिकल कॉलेज प्रशासन के पास अभी नहीं है। पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने जांच के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दैनिक आंकड़े विचलित करने वाले हैं। पूरे विश्व में महामारी के फैलाव पर चिंता जताई जा रही है। तीसरी लहर के और घातक होने की चेतावनी मिल रही है। ऐसे में भाजपा सरकार का यह झूठ कि राज्य में कोरोना पर नियंत्रण पाया जा रहा है बेहद जानलेवा हो सकता है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। प्रदेश के 43 जिलों में 187 पदों के लिए हुए उपचुनाव में 69.1% वोट डाले गए। वोटों की गिनती मंगलवार को प्रातः 8 बजे से होगी। जिन पदों के लिए उपचुनाव हुए उसमें प्रधान के 179 तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के 8 स्थान शामिल हैं। इन उम्मीदवारों की मौत 10 से 24 अप्रैल के बीच हुई और उनकी वजह से चुनाव रद्द हुआ था। इनमें से कई लोगों की मौत
कोरोना संक्रमण से हुई थी। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मेरठ जनपद में अभी तक 183 करोड़ रुपए की जमीन की खरीद की जा चुकी है। जनपद के 9 गांव में कुल 103 बैनामे हुए हैं, जिनमें 500 से ज्यादा किसान परिवार शामिल है। कोरोना संक्रमण ने इस प्रोजेक्ट के जमीन खरीद के साथ भुगतान के काम को भी प्रभावित किया है। तहसील के अधिकारी और कर्मचारी के संक्रमित हो जाने के कारण 25 अप्रैल से पूरी प्रक्रिया अटकी हुई है। शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर शराब की दुकानें खोलने की मांग की है। कारोबारियों का कहना है कि शराब दुकानें नहीं खुलने से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, वहीं प्रतिदिन 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन के महामंत्री कन्हैयालाल मौर्य के मुताबिक प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले से कोरोना महामारी में घोषित कर्फ्यू के वजह से शराब की दुकानें बंद हैं। गाजियाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की सेवा भारती ब्रांच ने नेहरू नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाने के बाद अब साहिबाबाद इलाके राजेंद्र नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर की दूसरी शाखा में 25 बेड आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत की है। कोरोना संक्रमण के चलते यूपी सरकार ने इन दिनों कोरोना कर्फ्यू लगा रखा है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार लोगों पर नजर भी रखे हुए है। लोगों को मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। मास्क न लगाने वालों पर पहली बार पकड़े जाने पर 1000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना भी है। लेकिन यह जुर्माना और कार्रवाई केवल आम लोगों पर ही दिखती नजर आ रही है। कोरोना कर्फ्यू में कुछ कर्मचारी और पुलिस के सिपाही बिना मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं। जब उनसे मास्क न होने के बारे में पूछा जाता है तो उल्टे लोगों को पकड़कर पीट रहे हैं। ऐसे ही एक मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो बरेली का बताया जा रहा है। वीडियो देखा जा सकता है कैसे विवाद की सूचना पर पीआरवी का एक सिपाही बिना मास्क लगाए मौके पर पहुंचता है। सिपाही से जब युवक ने मास्क के बारे में पूछा तो सिपाही ने उल्टा युवक का मोबाइल छीन लिया और उसे थप्पड़ जड़ दिया। मामला जब एसएसपी के संज्ञान में आया तो उन्होंने सिपाही का बिना मास्क के ड्यूटी करने पर 1000 का चालान काटा और उसे लाइन हाजिर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपीएमएसपी यानी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कोरोना समीक्षा बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को 20 मई तक स्थगित करने का फैसला किया गया था। अब 20 मई के बाद यूपी बोर्ड परीक्षाओं पर कुछ अपडेट मिल सकता है। इस दौरान स्कूलों के शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम काम करने की अनुमति दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संघटक कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में दाखिले की प्रक्रिया अभी नहीं शुरू हो सकी है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से पत्र व्यवहार किया है। पत्र के माध्यम से नए सत्र में दाखिले के बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी गई है। हालांकि अभी तक एनटीए की ओर से इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला है। आगरा में कोविड व नॉन कोविड मरीजों को घर से अस्पताल जाने के लिए अब निजी एम्बुलेंस में मनमाना किराया नहीं देना पड़ेगा। 10 किलोमीटर तक बिना ऑक्सीजन सुविधा वाली एम्बुलेंस में 800 रुपए, ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस 1200 रुपए और वेंटिलेटर सुविधा वाली एम्बुलेंस में 2200 रुपए से अधिक किराया निजी संचालक नहीं ले सकते। कोरोना कर्फ्यू के वजह से यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन को हर रोज लाखों रुपए का घाटा सहना पड़ रहा है। रोडवेज की नियमित आमदनी भी घटकर आधी रह गई है। इस बीच रोडवेज प्रशासन ने कई बसों को सरेंडर करने का भी फैसला किया है। अगले सप्ताह से बसों को सरेंडर करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।